यहाँ पर आप बोलते हो मैं एक्टर हूं तो बोलते हैं ऑडिशन दीजिए, आप बोलते हो मैं कहानी लिखता हूं बोलते सुनाइए। तो कल को उनके बच्चे ही उनको गाली देंगे कि फिर बन के फायदा क्या, हमारी हेल्प नहीं करी तुमने। पता कि सुशांत सिंह के बाद ये बात ज्यादा तेज हुई। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से भी कुछ लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, बैंकॉक से कर रहे हैं। जॉइंट फिल्म से एक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। मैंने डबिंग की, जैसे अजय जडेजा जो पहले क्रिकेटर थे, कुछ और तो अक्सर होता है और जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं जॉइंट फिल्म्स के। मैंने आपका चैनल भी देखा है, आप उसमें जो न्यू टैलेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया, या आप कभी सोचते थे कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, या आपने कभी ट्राई किया हो, या आपको कभी एक गॉडफादर नहीं मिला? तो ये यानी कि चैनल खोलने की आपकी मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मेरे को इस इंडस्ट्री में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए तकरीबन 25 साल। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं मैं। एमकॉम किया मैंने, और उसके बाद मैंने तकरीबन 45 जगह इंटरव्यू दिया, 25 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, और एक जगह से मुझे आधे महीने की तनख्वाह मिली, क्योंकि मैं जॉब कंटिन्यू कर ही नहीं पाता था। तो समझ में आ गया कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। बचपन से रामलीला करता था, थिएटर करता था, तो लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए। तो मैंने मीडिया में ट्राई करना शुरू किया, और ऊपर वाले की कृपा से मुझे चांसेस मिलने शुरू हुए। पहले भोपाल शहर में, जो मध्य प्रदेश में आता है, और उसके बाद 2001 में मैं मुंबई आ गया। तो इन शॉर्ट बता दूं, 2001 में जब मुंबई आया मैं, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं 2005 में अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा नहीं पता था, जैसे आजकल के नए लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, फिल्मी इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, और कैसे करूंगा नहीं मानता। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे हर डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाहिए। मैं एक्टिंग में गया, काम मिलना शुरू हुआ, क्विट किया। डबिंग में गया, काम मिलना शुरू हुआ, क्विट किया। राइटिंग में गया, क्विट किया। डायरेक्शन में गया, क्विट किया। और मुझे बताते हो हमेशा बहुत खुशी होती है इमाम आजम की, जो मैं सोच के आया था कि मैं 2005 में अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा, मैंने 2004 में अपनी पहली फिल्म शुरू कर दी, वाइफ है तो लाइफ है, और 2005 फरवरी 11 तारीख को मैंने उसको रिलीज भी कर दिया। इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल था, इतने मौके थे जिनको मैंने करीब से देखा। और फिर हमेशा ये मेरे को सवाल परेशान करता रहा कि यार मुझे इंडस्ट्री सब कुछ दे रही है, और बाकी लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में जाना बड़ा स्ट्रगल है। 20-25 साल में मुझे ये इतना बड़ा ऑफिस दिया है, 35 लोगों का स्टाफ है, 2-2, 3-3 ऑफिस है मुंबई शहर में, सब मुझे बॉलीवुड ने दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने दिया, जबकि मैं अभी बहुत नामचीन प्रोड्यूसर नहीं बना हूं। तो आप नामचीन बन जाता तो क्या क्या होता तो उसके बाद भी इतना है। तो जब कभी हम लोग ग्रुप में बैठते थे, तो मैंने कई बार अपने साथियों सुना कि कोई नया एक्टर आ रहा है, सिंगर आ रहा है, तो उसके लिए वो यूज करते थे, यार कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने बोला हमने इनको कुछ सिखाया नहीं, हमने इनको कुछ बताया नहीं, इनके लिए कोई स्कूल कॉलेज है नहीं, तो ये कहाँ से सीखेंगे? ये मुंह उठा के ही आएंगे। तो मुझे लगा कि वीरेन, तेरे को इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, तो क्यों ना जिस तरह से अप्रोच तुमने की वो सबको बता दो, सबके साथ शेयर कर दो कि भाई यहाँ भी स्ट्रेटेजी चलती है, यहाँ भी प्लानिंग चलती है, यहाँ भी आपकी सारी चीजें प्लान करके चलो तो सब कुछ होता है। तो मैंने वो बताना शुरू कर दिया, और उस वजह से इस चैनल को इतना प्यार मिला, क्योंकि सारे काम मैंने खुद किए हैं, इसलिए मैं हर डिपार्टमेंट में बोल भी पाता हूँ। तो बिल्कुल इतना प्यार मिला लोगों को, और आज मैं बहुत खुश हूं कि अब ये तकरीबन 1.5 मिलियन की फैमिली हो चुकी है बहुत कम दिनों में। तो ये वजह थी इसको। माशाअल्लाह, बहुत बहुत बड़ा। तो सर आपकी लाइक इससे पहले आप क्लासेस दिया करते थे, मतलब कुछ कोचिंग क्लासेस आपकी हुआ करती थी, या आपने इसको स्टार्ट ही चैनल से किया है? मैंने स्टार्ट चैनल से ही किया था। मेरा पहला प्लान था अवेयरनेस लाने का। मैं चाहता था कि लोगों को अवेयर करूं, कि लोग बगैर तैयारी के ना आए तो इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन फिर मेरे को एक लूपहोल नजर आया, तो मैं बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट के पास खुद गया। मैंने उनसे बोला कि सर आप जो एक्टिंग सिखा रहे हो थिएटर के पुराने पैटर्न पे है, एनएसडी के पुराने पैटर्न पे है, लोगों के अंदर अभी भी कैमरा फियर है, वो कैमरे से डर रहे हैं। तो सीखने के बाद 4-5 लाख की फीस देने के बाद भी उनको वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो आप प्लीज इस पैटर्न को अपडेट कीजिए, जैसे हर चीज अपडेट होती है, अपग्रेड होती है। तो मुझे याद है, मुझे 2-3 बड़े बड़े एकेडमी ने ये रिएक्शन दिया कि यार अमा मियां हमने भी ऐसी सीखा और ऐसी सीखते। तो मुझे लगा यार कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत कॉमन है। तो मैंने बोला अब क्या है वीरेंद्र, खुद करना पड़ेगा।
तो मैं एकेडमी में आपको बताऊं कि मैं जिद में आया हूं कि मैं बदलूंगा, और अब वो तौर तरीके जब से बदले हैं तो मुझे बताते हो हमेशा बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी होती है कि अब जॉइन फिल्म्स एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं बहुत बड़ी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद मेरी एक किताब आ रही है जो कि इंडिया की शायद पहली एक्टिंग टेक्निक पर, नाट्य शास्त्र के बाद किताब होगी खुद का एक मेथड जो मैंने डिस्कवर किया, जो डेवलप किया, जो ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काम करता है और उसमें इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। तो उसकी किताब अभी बस कुछ दिनों में आने वाली है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बाय वीरेंद्र राठौर, जिसको लेकर एफटीआई के डायरेक्टर पेंटल साहब ने लिखा है कि पहले एक्टिंग सीखना ऐसा लगता था जैसे कि टेस्ट मैच है, लेकिन वीरेंद्र के इस मेथड के बाद वो 2020 हो गया है। मजेदार भी 21 जब आपके चैनल के बारे में पढ़ रहे थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को पता चली कि आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें दादा साहब की तो मैं कहूंगी कि इस पूरे खित्ते में, अब चले पार्टीशन बेशक हो चुकी हुई है, बट पाकिस्तान और इंडिया मैं कहूंगी दोनों के ही लिए वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि हाँ इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्टेबल है। तो आपको जब ये अवार्ड मिला तो मतलब आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली और भी लोग होंगे जो इस रेस में होंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर उसके बाद आपने कैसी चीजें एग्जीक्यूट की, तो आपको क्या लगता है कि काफी टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए, या आपको लगता है नहीं आप बहुत लकी हैं, आपको काफी जल्दी चीजें मिल गई? मुझे तो लगता है जैसे इंडिया की पूरी जो सिस्टम है ना, उसकी जो मीडिया में तरक्की हुई है मेरे हिसाब से हुई है। जब जो मुझे चाहिए था वो तभी हुआ। तो दादा साहब के पितामह माने जाते हैं सिनेमा जगत के हमारे। तो मेरे को ऐसा लगता है जब पिता ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ तुम में कुछ टैलेंट है मेंटोर का, तो अब सब सही है ना? सही बात है। तो ये अवार्ड एक तो इसलिए भी खास हो जाता है कि पहली बार मेंटोर की कैटेगरी क्रिएट की गई। दादा साहब फाउंडेशन ने पहली बार ये कैटेगरी क्रिएट की गई, इससे पहले ये कैटेगरी नहीं थी, बेस्ट मेंटोर। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो मेरे से शुरुआत हुई है, लेकिन ये कैटेगरी अब और मेंटर्स के लिए भी खुल गई, उनको भी एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। दूसरा जो ये फिल्म फाउंडेशन जो ये कमेटी है जिसने ये अवार्ड बनाया है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो टोटल 28 यूनियंस हैं, एसोसिएशन, उनकी मदर बॉडी है। उनकी मदर बॉडी ने ये अवार्ड दिया। तो इससे ये लगता है कि सारी कैटेगरी के लोगों ने जब अपना इनपुट दिया तो सब लोगों को लग रहा है कि वाकई जो मैंने काम किया उससे वाकई नए कलाकारों को फायदा हो रहा है, मैं उसको उस रूप में ले रहा हूं। तो सर इस अवार्ड के बाद आप कितना लाइमलाइट में आए, या लोग आपको कितना जानना शुरू हुए? आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ा? नहीं, मैं ये कहूंगा लोगों का प्यार, और बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग मुझसे, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं जहां भी जाऊं, मैं हर शहर में लॉकडाउन से पहले जाता था तो 800-1000 लोगों की वर्कशॉप लेता था एक दिन में, तो सब लोग दूर दूर से आते थे। मतलब अगर किसी भी शहर में जा रहा हूं तो कोई 600 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 700 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो अवार्ड तो खैर उसकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, अवार्ड से आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री ने उस पर स्टैंप लगा दिया है कि जो हाँ जनता कह रही है वो सही है। ओके सर, जैसे आपने बोला कि आपने स्ट्रगल की, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने सारे जाकर वहां पर खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, और फिर उसके बाद आपने बोला कि जो नए लोग आते हो कहते हैं हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, या जो भी उनको कठिनाइयां आती हैं। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं बॉलीवुड में काफी ज्यादा नेपोटिज्म को लेकर होता है कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है, या कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं, जो न्यू टैलेंट है उनको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, यानी कि ऑन एंड ऑफ हमें इश्यूज सुनने को मिलते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा इसमें जो कहना है वो बिल्कुल मैं कहूंगा नहीं बल्कि साबित भी करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जितना ट्रांसपेरेंसी इस इंडस्ट्री में है उतनी किसी और इंडस्ट्री में नहीं, किसी इंडस्ट्री में नहीं। यहां पर आप बोलते हो मैं एक्टर हूं तो बोलते हैं ऑडिशन दीजिए, आप बोलते हो मैं कहानी लिखता हूं बोलते सुनाइए, आप बोलते हो मैं गायक हूं बोलते सुनाइए। मतलब सीधे आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है? उसमें कोई नहीं पूछता फिल्मी दुनिया से हैं आप, पैसे वाले हैं, कौन सी जात बिरादरी से हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या, कोई नहीं पूछता, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर नेपोटिज्म की बात की जाए तो ये तो हर पिता चाहता है कि उसके अनुभव का और उसकी शख्सियत का फायदा उसके बच्चों को मिले, इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। तो ऐसा अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले भी सोचते हैं तो उनको हक है। भाई जो स्ट्रगल मैंने की एज ए पेरेंट, मतलब एज ए इंडिविजुअल, वो मेरा बेटा ना करे, मेरी बेटी ना करे, बिल्कुल
उनका साथी मामला है, ये उसको मिलना भी चाहिए, हक है उनको। ये तो कल को उनके बच्चे ही उनको गाली देंगे कि फिर बन के फायदा क्या, हमारी हेल्प नहीं करी तुमने। बिल्कुल ऐसा वो करते थे। लेकिन इसके परे एक सच्चाई और भी है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो अपने बच्चों को बहुत सख्ती से पालते हैं। आप सुनते हैं ना कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो कोई शौक, उनको घर से भगाया गया कि जाओ पहले अपना ईगो तोड़ो, असिस्टेंट डायरेक्टर बनो ताकि तुमको समझ आए। ये करा गया है पर्पसफुली। के बाद आ जाए, इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। अमिताभ बच्चन आउटसाइडर थे किसी दिन, किसी दिन आउटसाइडर ही थे। तो आउटसाइडर ही पहले आया है, अब इनसाइडर आ रहा है ना। दूसरी बात ये कि अभी जब बीच में ये माहौल बहुत बना, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि सुशांत सिंह के बाद ये बात ज्यादा तेज हुई, तो सुशांत सिंह भी आउटसाइडर ही थे, इसी इंडस्ट्री ने उनको प्यार दिया। इतने बड़े बड़े बैनर उनके साथ काम कर रहे, इतने बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो लोग इस बारे में हल्ला कर रहे थे नेपोटिज्म के आ रहे हैं, वो खुद आउटसाइडर है और इसी इंडस्ट्री ने उनको पहचान दी है। उसी पहचान के तल पे वो इंडस्ट्री की बुराई कर रहे हैं, वो सारे लोग आउटसाइडर थे। तो मेरा ये मानना है और मेरा फर्म बिलीव है कि इस इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलता है। हाँ, एक मौका वो दिला सकते हैं, उसके बाद अगर ऐसा होता तो उदय चोपड़ा सुपरस्टार होता हिंदुस्तान का। ट्रू, ये ही मेरा पॉइंट है सर कि बहुत सारे हम लोग ऐसे एक्टर्स देखते हैं जिनके बच्चे आगे फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन उनका करियर उस तरीके से नहीं चल पाया। तो ये सब कुछ मैं कहूंगी कि जनता के हाथ में है कि वो कितना प्यार करती है, या उनको उनकी एक्टिंग या जितनी भी हम कहेंगे कि उनका टैलेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता। ओके मौसम, मैं तो पूछती जा रही हूँ, आप भी कुछ पूछ। ये था कि सवालों की लिस्ट आपके पास, क्योंकि बाद में इसलिए ये बोलना है सर कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं बोलता, आप पूछ ले। नहीं बोलो। अच्छा सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं तो लाइक उनको वो क्या प्रोसेस होता है कि मतलब क्या स्टेप्स हैं कि वो आपके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, या जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उनसे क्या डिफरेंट आपका इंस्टीट्यूशन उनको किस तरीके से मैनेज हैंडल करता है कि उनके लिए इजी एक्सेस बने? देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं ये बताते हुए मुझे फिर खुशी हो रही कि जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है वो सबसे पहले हमने शुरू किया। पहले मीडिया में ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे, ये लॉकडाउन से पहले ही हम लोग शुरू कर चुके थे। ये एक वीडियो कोर्स के फॉर्मेट में जो आदमी कहीं से भी कर सकता है। आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, बैंकॉक से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, जैसे हम लोग अभी लाइव बात कर रहे हैं, ऐसे मैंने देखी है आपकी वीडियोस। लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो उसमें भी बांग्लादेश से लोग अटेंड कर रहे हैं, नेपाल से अटेंड कर रहे हैं, बैंकॉक से हैं, कनाडा से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक्टिंग की, राइटिंग की, फिल्म मेकिंग की। तो अब क्या फायदा हो गया कि अब किसी को भी मुंबई ही आना हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उस खर्चे से बच के वो काम कर सकता है, वहीं से सीख सकता है घर में रहते हुए। सबसे बड़ा फायदा हो गया स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई ब्रेक नहीं हो रही, घर से ही सीख रहे हैं, माँ बाप की नजरों के सामने। फिर कोई व्यक्ति है जिसने मजबूरी में जॉब करना शुरू कर दिया है लेकिन अब टाइम नहीं है, तो वो भी सीख सकता है। और आपको बताऊं, अभी मेरे साथ ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। एक 65 इयर्स के यज्ञेश जी हैं जो छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और अचानक उन्होंने लॉकडाउन में मेरा वीडियो देखा, उनकी इच्छा जाग गई कि मुझे करना है, क्योंकि मैं कभी चाहता था। उन्होंने बड़ी शिद्दत से एक्टिंग सीखी और आज की डेट में वो एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। तो जब उनकी आंखों ना कि वीरेन मेरी जिंदगी बदल गई, आज मेरे जो साथ के लोग हैं वो रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहा हूं, मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जॉब छुड़वाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। अब एक्टिंग प्रोफेशन में सक्सेसफुली काम करें और कुछ तो इतने सेटल हो गए कि अब शादी भी कर ली है, इन सेटल हो गए। अब ये अच्छा हो गया कि ऑनलाइन होने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, तो अब कहीं से भी कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए हमारा एक नंबर होता है, उस पर कॉन्टेक्ट करा जा सकता है, जो कि हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, या फिर आप मेल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि पास्ट में जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो काम करते रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में इंडिया की जो मूवीज हैं वो भी इकट्ठी बनती रही, ज्वाइंट जो है मिलकर मूवीज बनाते रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की मूवीज जो है, जो बैरियर है इंडिया पाकिस्तान में लोगों का और एक इंडस्ट्री का, वो कितनी हद तक खत्म कर सकती है और करती है? मुझे लगता है ये जो न्यू जनरेशन है और जो न्यू वर्ल्ड है और जो न्यू टेक्नोलॉजी है,
ये इन चीजों को बहुत जल्दी खत्म कर देगी, बहुत जल्दी। क्योंकि पहले क्या था, हमारे पास एक दूसरे से शेयर करने के लिए कोई चीज नहीं थी, हमारी इंफॉर्मेशन वैसी जाती थी जैसे कि वो बताना चाहते थे, एक्चुअल में नहीं। तो ये तो हम भी जानते हैं, आज अगर मैं फिल्म मेकर हूं तो मुझे मालूम है कि भाई ऑडियंस मेरी पाकिस्तान में भी, मैं अगर एक्टर हूं तो मुझे मालूम मेरी ऑडियंस वहां पे भी, ऐसे आपके लोगों को भी मालूम है कि यहाँ पर भी ऑडियंस है। तो जब ऑडियंस अवेलेबल है, उसको जबरदस्ती कितने दिन तक रोका जा सकता है? ज्यादा दिन नहीं रोका, पॉसिबल नहीं रोक सकता। और अब ये धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और मुझे लगता है ये बहुत जल्द समय आएगा जब फिर से हम लोग एक साथ फिल्में करेंगे और ये कोई बैरियर्स नहीं होंगे। आपके इंस्टीट्यूशन में अभी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, या उनको अपॉर्चुनिटी आपके इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिलती है, या फिर वो वहां पर जाकर भी ऑडिशन देते हैं? यानी कि यहाँ पर तो एक्टिंग क्लासेस हो गई, लेकिन अगर मान लें कि उनको किसी बी ड्रामा में काम करने का मौका मिलता है, तो क्या वहां पर भी उनको ऑडिशंस देने पड़ते हैं या फिर यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है? नहीं, ऑडिशन तो हमेशा देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसी कहानी और कैरेक्टर बदलेगा तो ऑडिशन बदल जाएगा। लेकिन हम उनको इतना पक्का कर देते हैं कि वो ऑडिशन कहीं पर भी देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं मेरी जिसमें कि आप 10 मिनट के अंदर 20-25 लाइन का डायलॉग कोई भी याद कर सकता है, ठीक है। मैं 10 मिनट एक वॉइस की एक्सरसाइज कराता हूँ और 10 मिनट बाद बंदे की आवाज बदल जाती है, टोटल चेंज टेक्सचर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी मैजिकल एक्सरसाइज हैं। तो जब वो काम करती हैं तो काम इसलिए आसानी से आज जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। दूसरी जो अलग बात है वो ये है कि हम अकेली एकेडमी है जो कोर्स के दौरान अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप ऑडिशन देने जाइए। बाकी क्या बोलते हैं, पहले सीखो उसके बाद दो, जो पहली बार में सही भी लगता है। पर मेरा ये मानना है कि जो मैं क्लासरूम में सिखा रहा हूं, जो फ्लोर पे उनको जरूरत पड़ रही है, जो फील्ड में, वो मैं क्लासरूम में नहीं सिखा सकता। तो अगर वो फील्ड में जाएंगे, नर्वस होंगे, डायलॉग भूल जाएंगे, मुझे आके बताएंगे सर ऐसा हुआ, मेरी एकेडमी का नाम थोड़ी देर के लिए बदनाम होता है, होने दो, लेकिन फिर हम मिलके काम करेंगे। तो कोर्स के दौरान मैं आपको इतना पक्का कर दूंगा कि उसके बाद आपको कोई असर नहीं आएगा। फिर जैसा कि जॉइंट फिल्म से एक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, तो यहाँ के वेबसाइट हम अपने आर्टिस्ट को मौका देते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ दिनों बाद हो सकता है इसी वजह से हम पे भी नेपोटिज्म का आरोप लगने लग जाए। सर, जिसमें टैलेंट होता है वही आगे आता है और वही चमकता है। और सर, इस तरह से भी लाइक होता है कभी कि जैसे अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी और उसमें आपने बताया कि ऑडिशन में थोड़ा सा आप नर्वस रहते हैं, और अगर आप जैसे एक्चुअल लोकेशन में जाते हो, फिल्म की शूट करते हो या ड्रामा की, और वहां पर क्योंकि कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं या फिर मेकअप, सब कुछ प्रॉप्स जो हैं वो होते हैं, तो इस तरह से वो और तरह का इम्पैक्ट होता है। तो पूछना मैं ये चाहती हूँ, अगर कोई जिस तरीके से एक्टर है, उनको अगर ऑडिशन देना पड़े बहुत सारे लोगों के सामने, तो क्या वो भी नर्वस हो जाते हैं? जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं उन्होंने भी कभी ना कभी तो ऑडिशंस दिए होंगे, क्योंकि ऑडिशन के थ्रू ही फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्शन होता है ना। जो एस्टेब्लिश एक्टर होते हैं उनको भी ऑडिशन देना पड़ता है, बस ये होता है कि उसको एक वर्ड थोड़ा अच्छा दे देते हैं, इज्जत वाला, कि आपका लुक टेस्ट लेना है, लेकिन होता ऑडिशन है। हाँ, ऑडिशन और उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए मैंने उस वीडियो में बताया है, क्योंकि ये जो विजुअल मीडियम होता है ये डायरेक्टर मीडियम होता है, ये एक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से भी काम करा सकता है। मैं खुद एक डायरेक्टर हूं, तो मुझे मालूम है मैं नॉन एक्टर से भी एक्टिंग करा सकता हूं अगर उसका लुक मैच हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जिंदगी में एक्टिंग की हो ना की हो, है ना। यानी कि फिर हम लोगों का भी कुछ बन सकता है, हम लोग भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं। आपने थोड़ी जल्दी बोल दिया, अभी जो अगला एग्जांपल दूंगा तो आपको बुरा लग सकता है। आप बिल्कुल कर सकते हैं कि मैं बोल रहा था कि डायरेक्टर तो नॉन एक्टर से भी काम करा लेता है, एक्चुअली डायरेक्टर तो जानवर से भी काम करा लेता है। उसने कौन सी ट्रेनिंग ली? वैसे वाकई में मैंने जल्दी बोल दिया। देखिए क्या होता है, जब डायरेक्टर तो लाइन कट करके करवाता है तो उसको मालूम होता है कि कैसे मुझे इमोशंस निकलवाने हैं, कैसे करना है, मुझे एंड रिजल्ट कैसे चाहिए, तो वो इजीली हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मेन प्रॉब्लम किसी भी एक्टर के लिए ऑडिशन है। डायरेक्ट शूटिंग में थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि डायरेक्टर भी आपके साथ बात कर रहा होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, को एक्टर होता है, आपको स्क्रिप्ट बहुत पहले मिलती है, कट टू कट छोटे छोटे पीसेस में शूटिंग होती है, बिल्कुल एक ही बार में आपको 20-25 लाइन का डायलॉग बोलना होता है। तो इसलिए ऑडिशन अलग चीज है और रियल शूट एक अलग चीज है। तो सर, जो रियल शूट की आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब आप
के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप उनको विजिट करवाते हैं वो लोकेशंस? बिल्कुल बिल्कुल, यही फर्क है, क्योंकि मैं खुद एक प्रोडक्शन हाउस है हमारा, तो वो लोग हाँ जी। रियल शूट पे जाते हैं। और अभी तो मैंने क्या करा है, इससे एक और स्टेप आगे बढ़ाया है, जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल एक चैनल क्रिएट किया है, और जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके शूट कर रहा हूं और उनके सारे वीडियोस वहां पे मैं प्रमोट कर रहा हूं, ताकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस का लिंक मिल जाए उनको, और एक वो फील्ड का एक्सपीरियंस फील्ड में मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए मैं उनको वैसे शूट करवा रहा हूँ ओरिजिनली। तो सर आपके प्रोडक्शन हाउस में किस तरह की मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज या मतलब क्या उसका स्टाइल है, किस तरह से बनाते हैं? अभी तो सब जगह वेब सीरीज ही ज्यादा बन रही हैं, तो मैं भी वेब सीरीज प्रोडक्शन में हूं। अभी मैंने एक बनाया है दिल्ली वाला दिल, जो कि बहुत जल्दी एक ओटीटी पे रिलीज होगा। उसके बाद एक इल्जाम वेब सीरीज बनाई है, वो है। एक अभी लास्ट कॉम्प्रोमाइज शूटिंग पे गई हुआ है, तो उसका शूट चल रहा है देहरादून में, वो चल रहा है। और अभी बहुत जल्दी एक और नेक्स्ट है हमारा कोयला जंक्शन, जो कि मैं छत्तीसगढ़ में शूट करने जाने वाला हूँ। तो जॉइंट फिल्म्स यही चाहता है कि जो लोग भी कलाकार आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या शौकिया तौर पर भी सीखना चाहे, तो एटलीस्ट उनको जो पहला बेसिक नॉलेज है ना, वो मिल जाए। तो उसके लिए जॉइंट फिल्म्स आज 2000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। अगर कोई भी आज ये वीडियोस ही देख लेगा, तो जो 5 साल का एक्सपीरियंस वो मिल जाएगा उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर बहुत सी अलग क्लासेस है जो हमने शुरू की, जो कहीं पे भी नहीं होती। आपको मालूम ही होगा कि गीतकार को लेकर ना तो कोई क्लास है, ना इंस्टीट्यूट है, ना कोई वर्कशॉप है। जॉइंट फिल्म्स अकेला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे गीतकार के लिए भी क्लास है। नवाब आरजू साहब हैं, बहुत बड़े शायर और गीतकार, जिन्होंने बाजीगर के गाने लिखे हैं। एक तक सारे सीरियल्स देखती हैं, सास भी कभी बहू से लेकर अभी तक, बिल्कुल बचपन गुजरा है। टाइटल ट्रैक उन्होंने लिखे हुए, तो वो लिरिक्स राइटिंग की क्लास लेते हैं ऑनलाइन, 4-5 दिन चलती है। तो उन लोगों को भी आज फायदा मिल रहा है। जो लोग गीत लिखते थे उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, तो उनको भी अब सीखने का मौका मिल रहा है। सर कभी ऐसा हुआ कि कोई एक स्टूडेंट आया हो और वो बोले कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको उसमें ये चीज नजर आई कि नहीं, ये एक्टर से ज्यादा राइटर बन सकता है या फिर सिंगर अच्छा बन सकता है, और आपने कभी उसको ये चीज रियलाइज करवाई हो? ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहला ख्याल तो हमेशा एक्टर बनने का ही आता है, क्योंकि हीरोइन उसी में मिलती है, बाकी जगह मिलती नहीं। तो मेरे को भी ऐसे ही लगता था शुरुआत में, मैं एक्टर ही बनना चाहता था, और एक्टर भी छोटा मोटा नहीं। कॉन्फिडेंस तो इस लेवल का था कि मैं जाऊंगा और शाहरुख खान आउट हो जाएगा, इस लेवल का। टाइम जब बीतता है तो रियलाइज होता है, जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यार पूरा प्रोजेक्ट बनाने में मजा आता है, फिल्म मेकर बनने में मजा आता है। ऐसे ये ना एक जर्नी है, जब आप करते जाते हो तो खुद रियलाइज होता है, ये दूसरा नहीं देख सकता, है ना। लेकिन फिर भी बताऊंगा कि एक बार एक ऐसा वाकया हुआ था कुछ साल पहले कि एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि मेरे को एक्टर बनना है। तो मैंने उससे एक्टिंग कराई, और मुझे लगा कि शायद ये एक्टिंग में उतना आगे तक नहीं जा पाएगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने उसको बोला ऐसा कर कि 1-2 प्रोजेक्ट में ना एग्जीक्यूशन कर, जो इंतजाम करने वाले काम होते हैं सारे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाले काम उसने किए। और आज की डेट में वो सीरियल इंडस्ट्री में सिर्फ 3 साल के अंदर टीवी इंडस्ट्री में अभी वो प्रोजेक्ट हेड बन के काम कर रहा है। एटलीस्ट वो करीब 8 से 9 लाख रुपए महीना कमाता है। वाओ, आपने तो काया बदल दी उनकी जिंदगी की। वो बोलता सर अब ज्यादा मजा आता है, पहले मैं एक्टिंग का ऑडिशन देने जाता था, आजकल एक्टर को सिलेक्ट मैं करता हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि एक गॉडफादर की, एक मेंटोर की जरूरत होती है आपको आपकी लाइफ में। तो सर यहाँ पे मेरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है, कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है? एक्टिंग मुश्किल है, डायरेक्शन मुश्किल है, या गाना लिखना, या गाना गाना? जो काम ना आता हो वो मुश्किल है। आपको कौन सा मुश्किल लगता है? क्योंकि आपने हर काम किया हुआ है ना, आपको कौन सा मुश्किल लगता है? एक मुझे हमेशा ये रहेगा जिंदगी में दुख कि ऊपर वाले ने मुझे हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कराने का मौका दिया प्रोफेशनली। मैंने डबिंग बहुत किया, मैंने वॉइसिंग बहुत किया है, लेकिन मैं गाना उस तरह से नहीं गा पाता हूँ जो कि प्रोफेशनल होता है। वो मेरे को बड़ा दुख है, क्योंकि जब मैं बचपन में गाना सीखने एक जगह गया तो वो स्कूल ही बंद हो गया। उसके बाद मैंने कभी जरूरत भी नहीं की। सर डांस में भी कभी आपने किया कि मतलब ये डांस करना चाहिए, या डांस जैसा बॉलीवुड एक्टर कर लेते हैं उतना तो मैं कर ही लेता हूँ। मैंने 2 ऐसे डांस प्रोग्राम होस्ट किए हैं लोकल, जब भोपाल में था मैं, तो मैंने उसको एंकरिंग किया है, तो थोड़ा बहुत डांस करना ही पड़ता था, तो उतना डांस मैं कर लेता हूँ बॉलीवुड स्टाइल काइंड ऑफ। तो सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें आपने डबिंग की हुई है? मैंने डबिंग की, जैसे अजय जडेजा जो पहले क्रिकेटर थे, उनकी पल पल दिल के पास एक फिल्म आई है, उसमें उनको डब मैंने किया है। इसके अलावा मैंने प्रभुदेवा को एक फिल्म में डब किया है,
और साउथ के बहुत सारे एक्टर्स की जो फिल्में यहाँ आती थी उस पर डबिंग किया है, हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में डब किया है, हिंदी फिल्म्स में, सीरियल्स में मैंने बहुत डब किया है बालाजी के लिए। से मैंने काफी डबिंग प्रोजेक्ट किए, वॉइसिंग बहुत किया है, जो नरेशन होता है, वॉइस ओवर होता है। और आजकल हम लोग अपने इंस्टीट्यूट पर सिखा भी रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्टर के लिए डबिंग अगर वो सीख ले तो सर्वाइवल के लिए उसका बहुत अच्छा एक प्लान हो जाता है, क्योंकि एक्टिंग की प्रैक्टिस भी होती है उसकी और वो अर्न भी अच्छा कर सकता है। एक्टिंग में तो क्या है, आपका लुक मैटर करता है, क्योंकि तो ही काम मिलेगा। डबिंग में आपका सिर्फ टैलेंट मैटर करता है, लुक मैटर नहीं करता। डबिंग जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं ना, तब से क्या वो डबिंग का काम बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। तो मैं ये स्ट्रगल वर्ड जो है ना हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में, मुझे एक्चुअली इस शब्द से नफरत है। मेरा तो ये मिशन है कि इस वर्ड को मैं यहाँ से मिटा के रहूंगा कैसे भी, क्योंकि स्ट्रगल जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। आप काम अगर करना चाहते हैं और सही तरीके से करें तो यहाँ पे काम बहुत मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी को कि डबिंग करो, बिकॉज डबिंग करोगे तो आप पैसे अर्न कर सकते हो, पैसे अर्न करोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि एक्टिंग में हो सकता है समय लगे, तो उसके साथ साथ प्लानिंग कुछ करनी चाहिए। इसलिए मैं डबिंग हमेशा सजेस्ट करता हूँ। जी सर, हम जब साउथ की जो है मूवीज देखते हैं तो यानी कि हमें तो तभी देखने को मिलता है जब वो डब होती हैं, तो उसमें जो लिपसिंग होती है और जो एक्सप्रेशन होते हैं और आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है बिल्कुल सेम ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने ही बोला है। सर, ये काम आप कैसे करवा देते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ लगी। ओके, देखिए क्या होता है, जब हम एक्ट करते हैं तो हम ओरिजिनली अपनी एक्टिंग एक्ट करते हैं, लेकिन हम जब किसी पर्सनालिटी को डब करते हैं तो एक्चुअली हमको वो पर्सनालिटी को अपना कैरेक्टर मानना पड़ता है। और जो लिप्स मैच करना है, ये सब टेक्निकल चीजें, अगर मैं बता देता हूं आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हर एक्टर का, हर व्यक्ति का अपना एक मीटर होता है। कोई एक बार में 5 शब्द बोलता है, कोई एक बार में 10 शब्द बोलता है। तो अगर आपने उस कैरेक्टर का मीटर पकड़ लिया और आपने उसको मैनुअली अपना चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो आप ले ही आओगे, बिकॉज आप एक्टर हो। तो वो उस तरह से हो जाता है। अगेन वो काम जब तक आता नहीं है बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। होगा तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, देखिए, मैं बताता हूँ आपको, वहीं से करवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। आप दुआ करेंगे हम लोगों को मुंबई आने का चांस भी मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत सिलेक्टेड सिटीज होंगे और हम लोगों का मन ये कि हम बहुत सारे सिटीज घूमें। लेट्स सी, हो भी सकता है, आपको पता नहीं कि मिल ही जाए कोई चांस हम लोगों को। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करने का, और बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है, और लगा ही नहीं है कि हम लोग पहली दफा बात कर रहे हैं। आपका बात करने का तरीका, हर चीज को समझाने का तरीका, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप क्लास लेते होंगे तो स्टूडेंट्स कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी आप हमारे साथ इतना फ्रेंडली हैं, तो जो जहाँ पे आप फिजिकली अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के पास, उनके साथ आप कितने फ्रेंडली होंगे? क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहना, और एक वो हेजिटेशन को खत्म करने के लिए टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम में से ज्यादातर लोग जो उनसे ना टीचर से बचपन में क्वेश्चन ही इसीलिए नहीं पूछते थे कि डर लगता था टीचर से। डॉक्टर और टीचर्स होते हैं ना, तकरीबन सेम होते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो अपने मीठे अल्फाज से आधी बीमारी खत्म कर देता है ना, इसलिए टीचर्स भी इसी तरह होते हैं, अपने मीठे अल्फाज से बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच से ये कहने के लिए। जैसा आपने कहा था कि आपके चैनल से जो आपको प्यार मिला उसने आपको बहुत बदला, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि वाकई मुझे जो न्यू कलाकारों का, नए कलाकारों को जो प्यार मिला ना, उसने मुझे अंदर से बदल दिया है, उसने मुझे बहुत बदल दिया, उसने मुझे और रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, उसने मुझे और जिम्मेदारी दे दी है कि देखो ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। आज मेरे कहने से किसी का कैरेक्टर, किसी का करियर इधर से उधर जा सकता है, और ये जिंदगी, ये बहुत जिम्मेदारी भी मिली है और बहुत प्यार भी मिला है। तो सर, जाते जाते आप अपने स्टूडेंट्स तो आपके साथ बात करते ही रहते होंगे, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं इस इंडस्ट्री में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि अब जरूरी नहीं है कि आप मुंबई आए। मेरा कहना है कि आप अपने शहर से, अपने घर से पहले तैयारी करें, पहले चीज समझें। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है, ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन जब आप इसको करने के लिए आते तो ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के आए। मैदान में आने से पहले तैयारी करें, मैदान में आने के बाद खेलें। ऐसा ना मैदान में और यहाँ पे सोचे अब क्या तैयारी करनी, पता नहीं, तो ऐसा ना करें, तैयारी करके आए और आपको मौके मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों को एश्योर करता हूं, कलाकारों के लिए कभी भी काम की कमी नहीं है, कलाकारों के लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कोई भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, बिकॉज हर नया कलाकार अपनी जगह खुद बनाता है, किसी की जगह छीनता नहीं है। आज अगर
आयुष्मान खुराना आ गए तो कोई शाहरुख खान की जगह छिन नहीं गई है, उनकी जगह भी है। या आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए तो ऐसा नहीं हुआ कि मनोज वाजपेयी की जगह छिन गई, उनकी जगह भी है। कलाकार चीज है कि जो किसी की जगह छीन ही नहीं सकता, उसकी अपनी एक जगह बनती है और ऊपर वाले ने उसको इसी चीज से नवाजा है। तो अगर आपको ऊपर वाले ने वो हुनर दिया है, वो ड्रीम दिया है, तो उसको इसी जन्म में पूरा करें, अगले जन्म का इंतजार ना करें। और एक मैं एंड में बताना चाहूंगा, फैज अहमद फैज साहब की लाइनें हैं जो मेरे को बड़ी हिम्मत देती हैं, और मैं अपने वर्कशॉप में भी जब बोलता हूं तो लोग बड़े खुश होते हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, जो हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, अनसर्टेनिटी, कुछ और यहां हो सकता है। और इसके बाद की लाइन कमाल की लिखी उन्होंने, मेरी जिंदगी बदल दी उन लाइनों ने। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, और जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। वाह, बहुत आएगा ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा सर, वाकई बहुत मजा आया। हाँ, बहुत डीप, हाँ एग्जैक्टली। सर बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, और आपसे बातचीत करके कुछ नया सीखने को मिला। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपने ऐसी बातें भी की जो कि हम कहेंगे कि हम लोगों को भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तानी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूवर्स भी हैं? मैं आप सभी पाकिस्तान भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा, आपने बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दूर रहते हुए बहुत सारा प्यार दिया है। हम आपको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, देख भी नहीं पाते, लेकिन आपकी तालियों की गूंज, आपकी शाबाशी की गूंज हमें हमेशा मिलती रहती है। उसने हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाया है, हमें हमेशा उसके लिए जगाया कि नहीं, सिर्फ यही नहीं, वहां पर भी कुछ लोग अपने हैं जो हमें देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को आज पूरी बॉलीवुड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडस्ट्री को, कलाकारों को इतना प्यार करते हो। हम भी वहां के कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। आज हमने बहुत सारे वहां के कलाकारों के साथ काम किया है और हमेशा बहुत खुशी का एहसास हुआ है। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हम अलग हैं, हम अलग एक्चुअली हैं भी नहीं, और मैं इस बात को मानता भी नहीं हूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बस प्यार मोहब्बत बनाए रखें, क्योंकि यही हमको आगे ले जाएगा और आगे चल के हो सकता है एक भी बना दे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।